जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज आप लोगों का लास्ट बात करें तो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन, तो मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है और कैसे होता है, ठीक है, आदि चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे। पहले हम उत्सर्जन के बारे में समझ लेते हैं और उसकी बेसिक्स क्या होती है उसको जान लेते हैं, ठीक है। क्लास 10th में वैसे देखा जाए तो बहुत विशेष आने वाला नहीं है। हाँ, श्वसन और उत्सर्जन तंत्र एक ऐसा क्लास है जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। क्वेश्चन क्या होता है, बनता ही बनता है। तो बात समझते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। यानी उत्सर्जन की बात करें तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। कैसी प्रक्रिया? अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हो, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अब किस प्रकार समझेंगे कौन सा हानिकारक पदार्थ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हमारे शरीर से मूत्र बाहर निकलता है, CO2 बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना निकलता है। पसीना निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है ना, ठीक। तो ये सब आदि चीज़ें जो हमारे शरीर से निकलती हैं, ये क्या हो गई, अपशिष्ट पदार्थ। ये क्या हो गई, हमारी अपशिष्ट पदार्थ। इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो इन सब अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए हमारे शरीर में कुछ न कुछ ऐसे तंत्र भी उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, इनको छान करके बाहर निकालते हैं। वैसे ये सब चीज़ें नहीं निकल सकती हैं ऐसे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसी छन्नी लगाई गई है जिसके माध्यम से इनको छान करके बाहर निकाला जाता है। पसीना ऐसे ही बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं वो कौन कौन से अंग है जो इन सब चीज़ों को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं, जैसे पहला हो गया फेफड़ा। दूसरा क्या हो गया आपका, आंत, लिखते जाइएगा, ठीक है, आंत। तीसरा क्या हो गया आपका, यकृत। चौथा हो गया आपका त्वचा। और पांचवा आपका हो गया लीवर। यकृत लीवर एक ही होता है, इसको बोलते हैं वृक्क, ठीक है। लास्ट हो गया आपका वृक्क, जो होती है किडनी, ठीक है। ये 5 ऐसे उत्सर्जी अंग हैं जो प्रमुख रोल आपके शरीर में निभाते हैं और छन्नी की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से क्या होता है भाई, फेफड़े से CO2 नामक उत्सर्जी क्या होता है, पदार्थ निकलता है। आंतों से क्या होता है भाई, चलो आंतों के बारे में जब हम आपके बारे में उसमें बताएंगे, क्या कहते हैं कि जय प्रक्रम के अंतर्गत तो सारी चीज़ें पढ़ ही लिए हैं हम लोग। तो आंत, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो आंतों के बारे में वहाँ पर पूरा डिफिनेशन तरीके से अच्छे से बता दिया जाएगा। त्वचा से क्या निकलता है आपका, पसीना। क्या निकलता है आपका, पसीना निकलता है। अब वृक्क से क्या निकलता है, मूत्र, ठीक है। क्या निकलता है, मूत्र निकलता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए और आगे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है मानव में उत्सर्जन वह प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। और अगर बात करें तो एक कोश की जीव या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सतह से
क्या होता है, एक कोशिकीय जीव इन विशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। अब एक कोशिकीय जीव कैसे निकालते हैं भाई, जैसे क्या हो गया, ये अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा। और बीच में क्या होता है, इसका केंद्रक हो गया, सॉरी बीच में क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और जो इसने भोजन किया है वो क्या है, यहाँ पर है। अब जो ये पच जाता है, ये भोजन क्या होता है, जब पच जाता है तो क्या करता है, इसमें कोई ऐसा छिद्र नहीं है जिसके माध्यम से निकाल सके। तो क्या करती है, इसकी झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। तो झिल्ली अपने शरीर के माध्यम से इसको क्या कर देता है, आउट कर देता है। इसके अपने शरीर के माध्यम से क्या कर देता है, इसको आउट कर देता है। ठीक है, ये बोल रहा है ना, शरीर की सतह से, यानी शरीर की जो ये सतह होती है, यही सतह से क्या करता है, जल में क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या दिया हुआ है, मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग, जो कौन कौन से अंग उपस्थित है, जो कि नीचे दिया गया है। एक जोड़ा वृक्क है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है, ब्लैडर है, और एक यूट्रस है, यूरेटर है। ठीक है, ठीक, ये देखो फिगर में बनाया गया है। एक जोड़ी वृक्क होती है, कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी वृक्क होती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक वृक्क का वेट कितना होता है, प्रत्येक वृक्क का वेट 140 ग्राम होता है। ठीक, 140 ग्राम होता है। अगर देखा जाए तो इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है, भूरे रंग का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। इसका वजन कितना होता है, 140 ग्राम होता है। और बात करें तो ये पेरिटोनियम, क्या है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली में क्या रहती है, बंद रहती है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली में क्या रहती है, बंद रहती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जो दाहिना किडनी है, ये क्या हो गया, लेफ़्ट, और ये हो गया राइट। तो जो हमारी, अरे सॉरी उल्टा बता दिए, ये हो गया हमारा राइट और ये हो गया हमारा लेफ़्ट। ये राइट वाली किडनी क्या होती है हमारी, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, यकृत यानी लीवर पाया जाता है। ठीक है, लीवर की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा नीचे दबा रहता है, क्या रहता है, थोड़ा सा नीचे दबा रहता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो ठीक है, आइए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक से ही बात कर रहे थे, इसको लिखते जाइएगा आप लोग कि प्रत्येक वृक्क का वजन कितना होता है, 140 ग्राम होता है। हमारे शरीर में कितने वृक्क पाए जाते हैं, 2 वृक्क पाए जाते हैं। इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक, और ये किस झिल्ली के अंदर बंद रहती है, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली के अंदर बंद रहती है। ठीक, तो आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। जो हमारा वृक्क रहता है, ठीक, ये क्या हमारा वृक्क है। ठीक, ये हमारा क्या है, एक सेकंड फिर से बना दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा वृक्क, नहीं समझ में आया बता देना। और इसी के साथ क्या लगा रहता है, यूट्रस। ठीक है, मूत्रवाहिनी से होता हुआ, ये क्या मूत्रवाहिनी हो गया, ये क्या हो गया, वृक्क हो गया, क्या हो गया, वृक्क हो गया। ये क्या हो गया हमारा, मूत्रवाहिनी से एकत्रित होकर हमारा क्या हो रहा है, यूट्रस में, अरे मूत्राशय में, ये क्या होगा हमारा मूत्राशय। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ, ये क्या है हमारी मूत्रवाहिनी। ठीक है, जो नस की तरह है, जो नली के है, मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्र में एकत्रित होता है, मूत्राशय में एकत्रित होता है। ये क्या होगा हमारा मूत्राशय। ठीक है, चलो ठीक। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से, देखो मूत्र नहीं बनेगा तो ब्लड का फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, तो मूत्र बनने का मेन उद्देश्य होता है रुधिर से वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। यानी क्या है, ब्लड से क्या होता है, निगेटिव चीज़ों को बाहर निकालना, जो रहता है, जो ब्लड में क्या निगेटिव चीज़ रहता है। अगर हम बात करें तो जो हमारा यूरिन होता है, जो हमारा यूरिन होता है, उसमें 95% क्या होता है, जल होता है। 95% क्या होता है, जल होता है।
2% क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साथ साथ जब ये छान कर मूत्र बनाता है तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच में रहता है। अगर इसकी बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिटिक होती है, यानी ये क्या होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, ये अम्ल होता है, यूरिक अम्ल। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमारा मूत्र पीला क्यों होता है, तो आपके मूत्र में यूरोक्रोम नामक पदार्थ पाया जाता है। नहीं समझ में आ रहा होगा, एक सेकंड। आपके मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरोक्रोम। ये क्या कर देता है, आपके मूत्र को क्या कर देता है, पीला कर देता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण आपका मूत्र का रंग पीला होता है। जबकि मल का अगर देखा जाए, जो आपके अंदर मल पाया जाता है वो बिलिरुबिन नामक पदार्थ की वजह से, क्या, बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन की वजह से कैसा हो जाता है, पीला होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, किस तरीके से वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। चलो ठीक है, टॉपिक को ख़त्म करते हैं जल्दी से, ज़्यादा समय न लेते हुए। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, बने रहेंगे तभी चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे इस वीडियो को अपने भाई अपने फ्रेंड्स आदि लोगों के पास क्या करिए, क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसको क्या करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो अगर बात करें तो हमारे वृक्क की इकाई क्या होती है, वृक्क की इकाई हमारी होती है नेफ्रॉन। वृक्क की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। और इसके मुख्य कार्य हैं, वृक्क के क्या हैं, मुख्य कार्य हैं, जैसे कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है। और इसमें क्या होता है, वोमेन संपुट होता है, नालिकाकार भाग होता है, संग्राहक वाहिनी होती है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा बात कर ले आपको। वोमेन संपुट का क्या कार्य है भाई, वोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। क्या करता है, एक सेकंड, सही चल नहीं रहा। पदार्थों का क्या करता है, पदार्थों का अवशोषण क्या करता है, पदार्थों का अवशोषण करता है। ठीक है, जो मुख्य था उसको बता दिए, वो सभी मुख्य हैं, उसको समझ लेना आप लोग। ठीक है, बाकी चीज़ें बताओ। वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि, अब देखिए यहाँ पर बताया गया वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि। क्या क्रिया विधि है मूत्र में उत्सर्जन की, तो बात करते हैं। ये देखिए इसका फिगर हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, फिगर हो गया, जहाँ पर आप लोग क्या है, चीज़ों को अच्छे से समझना एवं जानना है। ठीक है, ये क्या हो गया, वोमेन संपुट। वोमेन संपुट का क्या कार्य है, पदार्थों का पुनः अवशोषण करना, एब्जॉर्बेशन करना। और जो हमारा वोमेन संपुट है वो क्या करता है, रक्त को छानता है, यानी डायलिसिस करता है, डायलिसिस निस्यंदन करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और वृक्क में रक्त को छाना जाता है। ठीक है, इसी क्रिया को जब हम रक्त को छानते हैं तो इसी क्रिया को अपोहन यानी इंग्लिश में बोला जाता है डायलिसिस कहते हैं ना, जिसकी किडनी यानी क्या होता है, जब उनको किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देता है, तो उनको डायलिसिस कराया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है, पुराने पूरे खून को निकाल करके नए खून को चढ़ाया जाता है। क्या कराया जाता है, नए खून को चढ़ाया जाता है। ठीक,
यानी बराबर चढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके शरीर में क्या होता है, पुराने खून को नहीं निकाला बल्कि नए खून को चढ़ाया जाता है, बार बार चढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। जो ख़राब खून होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और अच्छे खून को चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, पहला कोशिका गुच्छ निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में यानी वृक्क में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छानकर वोमेन संपुट में आ जाते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है आपका सेकंड क्या है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण, यानी फिर से अवशोषण होता है। वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। यानी जो भी पदार्थ है यानी उसका फिर से अवशोषण किया जाता है जो बच जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ है नालिका श्रावण। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्ज्य पदार्थों का वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाता है। यानी बात करते हैं यूरिया जो होता है, अतिरिक्त जल और लवण जैसे उत्सर्ज्य पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग में के अंतिम सिरे में रह जाता है, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होता रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी रही। और आगे दिया हुआ है कृत्रिम वृक्क। ठीक है, ये तो हो गया मानवों में किस तरीके से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी। क्लास में बने रहिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये बात करते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम वृक्क, जिसको बोलते हैं अपोहन। जैसे मैंने पहले आपको समझा दिया कि डायलिसिस के माध्यम से ब्लड को क्या किया जाता है, छाना जाता है। यही चीज़ें नीचे दी गई है आर्टिफिशियल किडनी में। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क क्या किया जाता है, कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कर दिया जाता है। यानी डायलिसिस के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है। यानी किडनी आपकी काम करे चाहे ना करे, किडनी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। ठीक है, किडनी क्या हो जाती है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। डायलिसिस के माध्यम से ही आपके जितने ब्लड में जितने भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ रहेंगे उसको बाहर निकाल दिया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। ठीक है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। ठीक है, शेष निस्यंदन वृक्क नलिका में पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं पादपों में उत्सर्जन। पादप भैया उत्सर्जन कैसे करता है, तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा ले पाते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जब पेड़ पौधों में ज़्यादा जल हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वो लोग तेज़ी से करना प्रारंभ करते हैं, जिससे क्या होता है, अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। ठीक है, और अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ कहाँ उपस्थित रहते हैं, तो पौधों के पत्तियों यानी पत्तियों क्या पता है, जाइलम पाया जाता है। ठीक है, उसी में क्या होते हैं, रेजिन तथा गोंद के रूप में संचित रहते हैं। रेजिन गोंद क्या होता है, आपका एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको क्लास समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास ख़त्म हो गया है। ठीक है, और जब जय प्रक्रम की बात करें तो सभी चैप्टर यानी जय प्रक्रम की जितने भी हमने लेक्चर बनाए, ठीक है, जितने भी हमने लेक्चर बनाए वो सारे लेक्चर समाप्त हो गए हैं, जो कि 4 पार्ट में आपको मिले हैं। कितने पार्ट में,
चार पार्ट में आपको ये सारे लेक्चर दिए गए हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आ गया होगा। आप लोग अधिक से अधिक क्लास को देखें, समझिए, और इसका आप लोग क्या बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें। क्या बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें। जितना अधिक आप लोग एक बार नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्ज़ाम पीरियड में क्या है, एग्ज़ाम पीरियड में बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोग कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।